नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। एनबीएफसी सेक्टर के लिए 2018 का पीरियड काफी टफ रहा, स्पेशली फर्स्ट हाफ, क्योंकि इस सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज को बैंक्स के तरफ से लोन मिलने कम हो गए थे और जो पैसा इन्होंने मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था वहां से रिकवरी काफी टफ हो गई थी। और दोनों तरफ से, चाहे बैंक्स हो या एनबीएफसी सेक्टर से आने वाली कंपनी, जो इनका अपना अपना ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, बढ़ता जा रहा था। शायद आपको भी आइडिया होगा, एनबीएफसी सेक्टर से आने वाली कंपनीज वहीं सस्टेन और सरवाइव कर पाई 2018 के पीरियड में, जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग थी। और कुछ कंपनीज का स्थिति बहुत ही बुरा रहा। इंडिया हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एक ऐसी ही एनबीएफसी कंपनी है जो 2018 के पीरियड के चैलेंज को टैकल नहीं कर पाई। इसके अलावा कुछ और भी रीजंस रहे जिसकी वजह से न सिर्फ इसका बिजनेस खराब हुआ, बल्कि जो मार्केट में इसका रेपुटेशन था वो भी काफी डैमेज हुआ। 2018 के पीरियड तक ये कंपनी ना सिर्फ निफ्टी 50 का हिस्सा थी, बल्कि इसका शेयर प्राइस भी 1440 रुपया का अपना लाइफ टाइम हाई बनाया था। लेकिन इस कंपनी का बिजनेस और रेपुटेशन जैसे ही खराब होता चला गया, ना सिर्फ इसके शेयर प्राइस में गिरावट देखने को मिली, बल्कि इसको निफ्टी 50 से भी बाहर कर दिया गया। हालांकि करंट टाइम में देखा जाए तो अब इस कंपनी में थोड़ी बहुत चीजें इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। और जो इसके शेयर का प्राइस 2018 में 1440 रुपया हुआ करता था, उसमें भारी गिरावट के बाद धीरे धीरे इसका शेयर प्राइस भी अब बढ़ रहा है और शायद यहां से कुछ रिकवरी का सीन भी बन रहा है आने वाले फ्यूचर के लिए भी। फिलहाल इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस 261 रुपया 35 पैसा है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें यहाँ पर भी आपको चेंजेस देखने को मिले। क्या इस कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में अच्छा होता चला जाएगा? इसका शेयर प्राइस जो करीब 1450 रुपया के आसपास के एक जमाने में चला करता था, एक बार फिर से वहां तक ये पहुंचेगा? जिस सेक्टर से कंपनी आती है उसका फ्यूचर कैसा दिख रहा है? करंट टाइम में इसका ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, उसका स्टेटस क्या है? क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर हो या बैंकिंग सेक्टर हो, एनपीए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर किसी बैंकिंग सेक्टर से आने वाली कंपनी या एनबीएफसी सेक्टर से आने वाली कंपनी में नेट एनपीए हो या ग्रॉस एनपीए हो अगर बढ़ते जाता है, उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए वो अच्छा साइन नहीं होता है। और प्रेजेंटली ये कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में स्टॉक एनालिसिस के माध्यम से जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर और आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है, फिर इसको सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का फंडामेंटल देखने के लिए पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें। उसके पहले हम इसका इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं। करंट टाइम में इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है इनसफिशिएंट डेटा की वजह से। बाकी चार पैरामीटर, रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट और एसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है। यहाँ पर यह कंपनी खरा उतरती है। जैसा कि मैंने बताया, ये कंपनी 3 साल पहले तक निफ्टी 50 का हिस्सा हुआ करती थी और लार्ज कैप से आती थी, लेकिन करंट टाइम में ये स्मॉल कैप से आती है और मार्केट कैप इसका फिलहाल 10,189 करोड़ है। की मैट्रिक्स में इसका पी रेशियो जबरदस्त नजर आ रहा है, क्योंकि ये सिंगल डिजिट में मात्र 8.48 है, जबकि सेक्टर पी 32.07 है। प्रेजेंट टाइम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का चाहे इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट हो, पी रेशियो हो, हर तरफ एक कंपनी अच्छा नजर आ रही है। लेकिन किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए समझना जरूरी है वो पर्टिकुलर कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है, उसका फ्यूचर में कैसा प्रोस्पेक्ट बन रहा है। उसके बाद ही मेरे हिसाब से किसी को डिसाइड करना चाहिए उस कंपनी या शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इसलिए आगे बढ़ते हुए इस कंपनी का फंडामेंटल देखने के लिए पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का रिसेंट में ही Q4 2021 का रिजल्ट भी आया था, जिसमें इसका नंबर ठीक ठाक माना जा सकता है। क्योंकि इसका रेवेन्यू यानी सेल्स मार्च 2020 में जो 2950 करोड़ था, दिसंबर 2020 में 2513 करोड़ तक पहुंच जाता है, यानी यहां पर गिरावट होती है। और मार्च 2021 क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से भी आपको दोनों पैरामीटर पर कंपनी का रेवेन्यू कमी होता है, क्योंकि ये घट के 2372 करोड़ तक पहुंच जाता है। इसका एक्सपेंसेज इस पीरियड में कम होता हुआ दिख रहा है और ये 706 करोड़ जो एक साल पहले क्वार्टर में था, 346 करोड़ एक क्वार्टर पहले था, लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से 448 करोड़ होता है। यानी सिक्वेंशियल बेसिस पर यहाँ पर आपको बढ़ोतरी तो देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर एन ईयर क्वार्टर बेसिस पर यहाँ पर गिरावट होती है, जो किसी भी कंपनी के लिए एक अच्छा साइन माना जा सकता है। इस क्वार्टर रिजल्ट में जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के लिए पॉजिटिव निकल कर आया, इसके फिनेंशियल प्रॉफिट में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर। बावजूद इसके इसका रेवेन्यू कम होता है।
मार्च 2020 में इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट 118 करोड़, दिसंबर 2020 में 461 करोड़ था। मार्च 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से ये 329 करोड़ हो जाता है। यानी भले इस कंपनी का रेवेन्यू पिछले एक साल में कम होता है, फाइनेंशियल प्रॉफिट इसका बढ़ता है, जो इस कंपनी के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन मान सकते हैं। फाइनेंशियल मार्जिन का परसेंटेज भी आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा और ये 4% से बढ़ के 14% तक पहुंच गया है। यहाँ पर मैं जरूर बताना चाहूंगा, भले इस कंपनी का ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस में परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, चाहे इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट हो या फाइनेंशियल मार्जिन का परसेंटेज हो, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर यहाँ पर भी आपको डिटेरिएशन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्जिन का परसेंटेज इसका 18% से कम होकर 14% होता है और फाइनेंशियल प्रॉफिट इसका 461 करोड़ से कम होकर 329 करोड़ तक पहुंच गया है। फाइनेंशियल प्रॉफिट की तरह इसका नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर क्वार्टर बेसिस पर अच्छा रहता है और ये 137 करोड़ से बढ़ के 276 करोड़ तक पहुंचता है। लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पर यहां पर भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि दिसंबर क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से इसका नेट प्रॉफिट 329 करोड़ था। ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, चाहे कोई बैंक हो या एनबीएफसी कंपनी हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एनपीए की वजह से न सिर्फ उस बैंक या कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंपैक्ट होता है या खराब होता है, बल्कि उसके बिजनेस पर भी काफ़ी इसका प्रभाव पड़ता है। मार्च 2021 क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से जो ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए इस कंपनी का होना चाहिए वो डेटा तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये 2.66% निकल कर आया है, जबकि नेट एनपीए इसका 1.46% रहा है। यानी भले सितंबर क्वार्टर से दिसंबर 2020 के क्वार्टर में इसका ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन एक बार फिर से लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से ये बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर उसका कंपेयर हम पिछले क्वार्टर रिपोर्ट से करके देखें तो, जो मेरे हिसाब से इस कंपनी के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इस कंपनी के पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, निश्चित ही आपको हर तरफ निगेटिविटी नजर आएगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 2018 में इस कंपनी का बिजनेस खराब होना स्टार्ट किया था और तब से लेकर अब तक देखें तो डिटोरिएशन ही आपको देखने को मिलेगा। भले ही यहाँ पर आपको पिछले 4-5 महीनों में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट नजर आएगा, लेकिन उसके पहले का अगर पीरियड देखें तो वहां पर लगातार आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका पिछले एक साल में 25% डाउन रहा है, 3 साल में ये 13% गिरा है, जबकि 5 साल में मात्र 1% का ग्रोथ हुआ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले एक साल में काफी खराब होते हुए निगेटिव 45% रहा है, 3 साल में यहाँ पर 32% की गिरावट होती है, जबकि 5 साल में ये 13% डिक्लाइन करता है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर इस कंपनी का पिछले 3 साल का डेटा देखें या 5 साल का डेटा देखें, आपको खराबी नजर आएगा और 3 साल में ये 39% डाउन रहता है, जबकि 5 साल में ये 19% डाउन रहता है। जरूर इसके शेयर प्राइस में सीएजीआर पिछले एक साल में आपको अच्छा और 105% नजर आएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 5 साल का अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि ये 20% है, 3 साल में ये गिर के 16% पहुंचता है और पिछले एक साल में और भी ज्यादा गिर के 8% तक पहुंच गया है। बैलेंस शीट इस कंपनी का थोड़ा सा आपको सुधरता हुआ नजर आएगा, क्योंकि रिजर्व इसका ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट बना हुआ है मार्च 2019 से लेकर मार्च 2021 तक। इस पीरियड में इस कंपनी के पास कैश रिजर्व 16,397 करोड़ में मामूली गिरावट के साथ 16,045 करोड़ तक पहुंचता है, जबकि इस कंपनी के ऊपर कर्ज की बात करें तो ये 1,05,756 करोड़ से घट के 68,805 करोड़ तक पहुंचा है। हालांकि एनबीएफसी सेक्टर में बोरिंग्स का एक अलग रोल होता है, जो अदर सेक्टर में बोरिंग जिस तरह से इस्तेमाल होता है वैसे इसको नहीं किया जा सकता, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर में अमूमन कंपनीज का बिजनेस ही होता है एक तरफ से पैसा उठाकर दूसरे तरफ डिस्ट्रीब्यूट करना, और बीच में जो भी उनको इंटरेस्ट का परसेंटेज मिलता है उसी से उनका बिजनेस ऑपरेशन होता है और साथ ही उसी में से उनको प्रॉफिट भी निकल कर आता है। फिलहाल जिस तरह से इंडिया बुल्स का बिजनेस डाउन हुआ है, इसका सेल्स कम हुआ है, उसी रफ्तार से अगर इस कंपनी के ऊपर कर्ज भी कम हुआ है, इसको एक ठीक ठाक संकेत माना जा सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की होल्डिंग जून 2018 से लेकर मार्च 2021 पीरियड में ऑलमोस्ट कांस्टेंट नजर आएगा और ये 21.69% से 21.70% तक बना हुआ है। एफआईज की होल्डिंग आपको यहाँ पर लगातार कम होती हुई दिखेगी और ये 54.34% से कम होकर 33.61% तक पहुंच गया है। डीआईज की होल्डिंग में भी आपको थोड़ा सा गिरावट ही देखने को मिलेगा और ये 14.57% से कम होकर 12.74% तक हो गया है। पब्लिक की होल्डिंग में यहाँ पर आपको भारी इजाफा होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं जब भी किसी शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा गिरता है, एक रिटेल इन्वेस्टर का उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है, शायद इस उम्मीद में कि एक बार फिर से ये शेयर अपने पुराने ग्लोरी को अचीव करेगा, और जैसे जैसे कोई फेल होती हुई कंपनी का शेयर प्राइस गिरते जाता है, रिटेल इन्वेस्टर का उस कंपनी में स्टेक बढ़ते जाता है।
वही चीज यहाँ पर आपको रिपीट होती हुई दिखेगी। और पब्लिक की होल्डिंग जो जून 2018 में 9.40% था, बढ़ के 28.27% तक हो गया है। यानी एफआईज और डीआईज ने जो अपने होल्डिंग को सेल किया है, ऑलमोस्ट ये 100% पब्लिक द्वारा बाई करके होल्ड किया गया है। फिलहाल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का प्रॉस देखें तो ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू नजर आएगा, क्योंकि इसका करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से मात्र 0.75 टाइम्स ज्यादा चल रहा है। और इस कंपनी का रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है डिविडेंड देने के मामले में, क्योंकि पिछले कुछ सालों से कंपनी लगातार हेल्दी डिविडेंड देती हुई आ रही है। और डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज इसका ऑन एवरेज 44.74% है। जबकि इसके कॉन्स पार्ट को देखें तो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफी लो नजर आ रहा है। और इसका सेल्स ग्रोथ काफी पुअर है पिछले 5 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से, क्योंकि मात्र ये 1.49% है। ये रहा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का पास्ट परफॉर्मेंस। आगे बढ़ते हुए अब हम इसका प्राइस एंड वॉल्यूम, शॉर्ट एनालिसिस और टेक्निकल इंडिकेटर्स देख लेते हैं, ताकि समझने में आसानी होगी क्या करंट लेवल से इस शेयर को बाई किया जा सकता है अच्छे रिटर्न के लिए। शॉर्ट एनालिसिस में ये कंपनी पिछले 2-2.5 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से इंप्रूवमेंट दिखा रही है, लेकिन अभी भी वो स्ट्रांगनेस नजर नहीं आ रहा है जो 3-4 साल पहले इस कंपनी में आया करता था। फिलहाल इसके फेवर में स्ट्रेंथ 5, अपॉर्चुनिटी 7, टोटल 12 स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में भी वीकनेस 7, थ्रेट 4, टोटल 11 स्कोर हो रहा है। यानी इसका शॉर्ट एनालिसिस फिलहाल बैलेंस बना हुआ है। प्राइस एंड वॉल्यूम में इस कंपनी का प्राइस परफॉर्मेंस पिछले 1 साल तक अच्छा नजर आएगा, क्योंकि इसके शेयर प्राइस में 105% के आसपास राइज देखने को मिला है। जबकि 3 साल का रिकॉर्ड देखें तो बहुत भारी निराशा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर 78% अभी भी ये निगेटिव बना हुआ है। वॉल्यूम इस कंपनी का आपको पिछले 1 महीना के डेटा के हिसाब से एवरेज ही नजर आएगा, क्योंकि डिलीवरी का परसेंटेज कहीं पर भी आपको हाई बनता हुआ नहीं दिखेगा। पिछले 1 महीना में सबसे कम डिलीवरी का परसेंटेज आपको 17.10% एक दिन पहले के डेटा के हिसाब से दिखेगा, जबकि सबसे हाई डिलीवरी का परसेंटेज आपको टुडे के हिसाब से दिखेगा, क्योंकि ये 21.15% है। यानी ओवरऑल इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के वॉल्यूम एनालिसिस को समझने की कोशिश किया जाए, लोगों का ट्रस्ट अभी भी उस तरह से बिल्ड नहीं हो रहा है ताकि वो इस शेयर को बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए इंडिया बुल्स का टेक्निकल इंडिकेटर्स अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बाई के फेवर में 5, सेल के फेवर में 1, न्यूट्रल 0, समरी में आपको बाई का रिकमेंडेशन आता हुआ दिखेगा। जबकि डेली मूविंग एवरेज देखें 5 MA से लेकर 200 MA तक, आपको सिंपल मूविंग एवरेज हो या एक्सपोनेंटल मूविंग एवरेज हो, हर तरफ केवल आपको बाई का ही कॉल नजर आएगा। और बाई का स्कोर यहाँ पर 12 और सेल का स्कोर 0 होता है, और समरी में यहाँ पर भी बाई ही बन रहा है। फाइनली अगर बात किया जाए इस कंपनी के फ्यूचर के बारे में, जिस सेक्टर से कंपनी आती है उस सेक्टर का तो फ्यूचर अच्छा रहने वाला है, क्योंकि रियल एस्टेट का बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा, हाउसिंग लोन देने वाली कंपनीज का भी बिजनेस बढ़ेगा। लेकिन देखने वाली बात होगी इंडिया बुल्स उसी सेगमेंट से तो आती है, ये उसमें कितना हिस्सा ले पाती है। प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो इस कंपनी में अभी भी बहुत सारी निगेटिविटी बनी हुई है, क्योंकि इसका ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज हो या नेट एनपीए का परसेंटेज हो, पिछले क्वार्टर में राइज होता हुआ दिख रहा है, और इसका रेवेन्यू भी कम हुआ है। जबकि पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात किया जाए तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देती है, बैलेंस शीट इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है, और इसका सेल्स भले ही कम हुआ है, फिनेंशियल प्रॉफिट हो या फिनेंशियल मार्जिन का परसेंटेज हो, वहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ओवरऑल फिलहाल ये कंपनी और शेयर बैलेंस नजर आ रहा है। और यहां से अगर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए आप चाहते हैं किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना जहां पर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है, प्रॉफिट भी मिलने के हाई चांसेज है, फिर आप इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लो रिस्क या विदाउट रिस्क के साथ किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से आपको इस शेयर को अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड शेयर में इंटरेस्टेड हैं या इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।